सबसे पहले तो नीतू कुमारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। तकरीबन 30 सालों से आप बिहार की जो माटी है उसकी खुशबू को पूरे विश्व में पहुंचा रही हैं और पूरे विश्व में आपने अपनी गायन प्रतिभा का परिचय सबको दिया है और सभी ने आपको दिल से सराहा है। कितना फ़ख्र महसूस होता है? बहुत मेरे सारे स्नेहीगण जितना प्यार दिए, मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि सबों के प्यार से, अपने माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से ही आपके सामने मैं बैठ पाई हूँ। तो बहुत फ़ख्र होता है, बहुत ही गर्व होता है। बिल्कुल गर्व करने की अनुभूति होती है। हमें भी खुशी हो रही है कि आप जैसे कलाकार से हमारी बात हो रही है। नीतू कुमारी जी, हम जानना चाहते हैं कि चूँकि आपने जो ख़ास जो संगीत की विधा है, शास्त्रीय संगीत, सबसे पहले वही सीखा, उसी में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, लेकिन आपका जुड़ाव ख़ास तौर से माटी के संगीत यानी जिसे फोक म्यूज़िक कहते हैं उससे हुआ। तो इसके पीछे वजह क्या रही कि आपने क्लासिकल के अलावा आपने इस विधा को ज़्यादा चुना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं चूँकि भोजपुरी चंपारण की बेटी कहलाती हूँ और उसी माटी में जन्मी पली बढ़ी, और उसके प्रति मैं एक तरह से कहते हैं कि हमने पूरे अपनी माँ को समर्पित देखा। जबकि पिता भी हमारे जॉब में रहते हुए मैंने उनको बहुत मिट्टी की चीज़ों को गाते देखा, और अपने घर की दादियाँ जो नानियाँ होती हैं गांव जवार की, तो उनसे भी मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हर एक गायन जब होती थी, जैसे होली के समय में गांव में महीना महीना दिन का गायन चलता था, तो उसमें सब लोग मुझे भी ज़बरदस्ती गवाते थे। उसके बाद जैसे आप घर में क्या होता है कि बहुत सारे पूजे पाठ की बात होती है, तो उसमें भजन हुआ, कुछ भी हुआ, तो चलो चलो तुमको गाना है। जब मैं गाती थी तो मुझे उस समय वक्त मतलब पता नहीं था उस वक्त में कि मैं क्या गा रही हूँ, क्या इसमें ताल बज रहे हैं, लेकिन सब लोग कहते थे कि बिल्कुल सुर में है, ताल में है, भगवान ने कुछ दे के भेजा है, तुम इसमें कुछ करो। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जब मैंने करना शुरू किया, जब गायन में, तो हर तरह के गीतों को मैं गाती थी। अच्छा। लेकिन मुझे प्यार लोकगीतों को में मिलता था। बहुत सारे लोग कहते थे कि बहुत अच्छी आवाज़ है और फोक की आवाज़ है। तो मैं इसमें गाती थी, लेकिन मुझे था कि मैं शास्त्रीय संगीत इसलिए सीखूं कि मुझे संगीत के बारे में कुछ जान सकूं, कुछ मुझे उसकी नॉलेज हो। चूँकि संगीत ऐसी विधा है जो 7 जन्म क्या, कई कई जन्म भी कम पड़ेंगे अगर हम सीखना चाहें तो मेरी तो ये शायद पहली ही जन्म है, अभी कई जन्म मुझे सीखने हैं। तो मैं सीखते हुए और सारे गीतों को गाते हुए मैंने महसूस किया कि जब मैं प्रोग्राम शुरुआत हमने करी, और सरकारी प्रोग्रामों को मैंने ज़्यादा किया, क्योंकि महोत्सव में मुझे बहुत सारे कार्यक्रम मिलते थे, इसलिए कि अपनी लोक संस्कृति को अच्छे ढंग से रखने परोसने के लिए शारदा दीदी को, हमें और 2-4 जो नाम हैं ऐसे लोगों ने प्यार दे कर के बुलाते थे। लेकिन मैं जब मार्केट में आई तो बहुत तरह की चीज़ें आई। लोक संस्कृति में बहुत सारी, बहुत ज़्यादा कुछ उल्टे पुल्टे गाने आने लगे, और मेरी लड़ाइयाँ वहाँ से शुरू हो गई। तो फिर मैंने पूरी तरह से तय कर ली कि मुझे लोक संस्कृति, लोक गीतों को ही रखना है लोगों के सामने। और लोक संस्कृति, लोकोक्ति है क्या, जन्म से लेकर समधौन तक के इसमें गीत हैं, सारे रस हैं। देवर भौजाई का अटखेलियाँ हैं, ननद की जो है सो जो ननद भौजाई का अलग सा है, गोतनी का नोक झोंक अलग है, और पति पत्नी का रस अलग है, दोस्तों का अलग है, सखियों का अलग है। जब इतने सारे रस हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उल्टे पुल्टे कार्य करने की? या तो आप उसी तरह से परोसो तो बहुत अच्छा है, आप उसको अलग थलग बना के बहुत गंदे ढंग से परोसते हो तो संस्कृति का मान हानि होता है। और उसमें बहुत सारे लोग जो विदेशों में बैठे हुए हमारे देश के होते हैं, तो वो देखते हैं, जब भी खोलते हैं तो कुछ उनको अटपटा सा लगता है, तो कहता है अरे बहुत बेकार है, ऐसे है। बिल्कुल, ये एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम भोजपुरी देख रहे हैं तो उसमें कुछ अश्लीलता नज़र आएगी या फिर उसमें कुछ फूहड़ता नज़र आएगी। तो आपने ये इस संस्कृति के संरक्षण के लिए जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो इसके लिए आपने कौन कौन सा कदम उठाए हैं और इसका असर कितना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। मेरी तो समझिए कि इसमें बहुत संघर्ष मुझे शुरू से ही करना पड़ा। तो मैं हर जगह इसको पहले इसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए मैं कार्य करती आई, और मेरी लड़ाई भी रही।
बहुत तरह की चीज़ों को मैंने सहा भी, झेला भी। और जब बात जहाँ भी कहीं भी, ये इतना तो ज़रूर हुआ कि जो सरकारी प्रोग्राम सब होते थे तो बहुत सारे लोग बचते थे ऐसे कलाकारों को बुलाने से, लेकिन कहीं कहीं बीच में कोई अनजान बस कुछ ऐसे लोगों को बुलाते थे, तो जब ऐसे होती थी तो बहुत सारे लोग उसका विरोध भी करते आए। लेकिन बीच का दौर बहुत ही ख़राब था, क्योंकि लोग वैसे ही लोगों का की मानसिकता, जो क्योंकि बच्चे जो जनरेशन बड़े हो रहे हैं, हम आप समझदार हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बीच का दौर है, जो युवा हैं वो समझदार हैं कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं देखना है। पर बच्चे आजकल सारे लोग वर्किंग में हैं, पति भी काम करते हैं, पत्नी भी, बच्चों को छोड़ के घर में जाते हैं मेड के सहारे या ऐसे अकेले भी। तो वो लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा क्या बुरा, तो कुछ भी देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, उसी को स्टारडम मान रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे गा रहा है तो इसका मिलियन में है, जो अच्छा गा रहा है उसका बहुत कम व्यूअर है, तो यानी कि वो बहुत बड़ा स्टार है, और जो अच्छे गा रहे हैं वो मतलब उनका कम है तो नहीं है। ये ये बहुत सारी धारणा बनी हुई है कि लाइक कमेंट्स और शेयर पे अगर हम देखेंगे, आप जानते हैं हर जगह खरीद बिक्री है, हर एक बहुत तरह की चीज़ें हैं, और गलत चीज़ों को आप परोसेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब कम समय में लोकप्रियता पाने की जो ललक है वो अगर हम हटा दें तो हम एक बेहतर कल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नीतू कुमारी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत में बताया कि आपने क्लासिकल की तालीम ली, उसके बाद आप फोक की फील्ड में आ गई। उन गुरुओं को भी हम आपके माध्यम से याद करना चाहते हैं जिनके माध्यम से आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप दुनिया भर में अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। जी 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 जी। मेरी माँ लोकगीत की गुरु रहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी गायिका नहीं थी, एक घर की जो घरेलू माँ है और बीवी का काम होता है वही करती थी, पर उनके पास भंडार था, तो उनसे मैंने हर एक विधाओं को सीखा लोकगीत में। पिताजी हमारे शौक़ से गाते थे, तो सरगम का पटरी जब मैंने शुरू किया हारमोनियम का, तो उनसे मैंने श्री माधव तिवारी जी, तो उनसे मैंने दीक्षा ली। उसके बाद मेरे गुरुदेव जो हुए शास्त्रीय संगीत के, तो उसमें पंडित मार्कंडेय मिश्रा जी, जो छन्नूलाल मिश्रा जी के मामा जी, बनारस घराने, तो उनसे मैंने सीखा और पीजी तक। और मैंने एक और उस्ताद राम सिंह जी गुरुजी, जो किराने घराने से आते थे, तो उनसे भी मैंने सीखा। तो दो मेरे गुरु रहे, और उन लोगों का बहुत सानिध्य मिला। उन लोगों ने बहुत ही मतलब एक तरह से जो पूरी तरह से अपनी चीज़ों को कि क्या क्या मैं दे दूं, ऐसा उनमें रहता था। मेरे पास भी मेरे पास ही वक्त कम होता था वो लेने के लिए, लेकिन गुरुओं का बहुत सानिध्य रहा, उनका आशीर्वाद ही है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो लेकिन एक बात थी कि एक गुरु चाहते थे कि मैं शास्त्रीय संगीत गायिका बनूं, और जब उन्होंने बीच का दौर देखा, पहले तो उन्होंने कहा कि आप, मैं सिखाऊंगा तभी जब आप लोक गीत नहीं गाओगी, शास्त्रीय संगीत गाओगी तब। हमने कहा ठीक है, मैंने मान भी लिया। उन्होंने फिर जब बीच का दौर जब आया, तो गुरुजी के सामने मैंने रखा कि देखिए ये है तो क्या करना चाहिए, किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब लोग हाँ में हाँ करेंगे तो अगला जनरेशन का क्या होगा, या और भी ऐसे लोगों को आगे आना होगा। कला विश्वविद्यालय की हमने मांग करी बिहार में, तो कि कला विश्वविद्यालय बनने से अच्छे गुरु सिखाएंगे, और अच्छे जब बच्चे सीखेंगे तो उन्हें पता होगा कि कला है क्या, लोक संगीत क्या है, सुगम संगीत क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है, उपशास्त्रीय संगीत क्या है, उनको ये पता चलेगा विधाओं का। तो खैर वो पास भी हुआ, 300 करोड़ का बजट भी उसमें आया है और बनेगा, और बहुत सारे जो संगीतज्ञ हैं उसमें काम करेंगे, बच्चे सीखेंगे, और प्यून से लेकर के और वाइस चांसलर तक के एक जगह बनी। दूसरा मैंने इसके लिए किया कि OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से बच्चे खोल लेते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वैसी चीज़ हो जो अश्लीलता के ढंग से आते हैं और बच्चों को हम रोक नहीं पाते, क्योंकि हम हैं नहीं घर में, देख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अनुराग ठाकुर जी से, जो केंद्रीय मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय, तो उनको मैंने लेटर लिखा, जाके मिली, और मैंने कहा कि इस पे रोक लगना चाहिए, एक अलग से सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, ताकि वैसी चीज़ों को, जैसे कैसे एडल्ट लोग बिल्कुल पहले होता था, पहले भी आइटम संगीत मतलब गीत होते थे और टाइटल, तो उसका कैटेगरी बांटा जाता था कि ये आइटम है, ये टाइटल। अब क्या हो गया है कि सब मिक्स हो गया है, तो क्या अच्छा क्या बुरा लोग नहीं सोच रहे हैं, बल्कि कुछ भी परोस रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं। तो मैं विनती और गुजारिश करती हूँ देखने वालों से भी, सुनने वालों से भी, कि वो अच्छा देखें सुने, क्योंकि उन्हें अगले जनरेशन को
और अपने लोक संगीत को पूरे अगर दुनिया में फैलाना है तो अच्छे ढंग से फैलाना है। अपनी अच्छी संस्कृति को हम अपने धरोहरों के कारण जाने जाते हैं, हम अपनी संस्कृति के कारण जाने जाते हैं। हमारी संस्कृति को विदेशों में अपना करके लोग क्या से क्या हो रहे हैं। सही कहा आपने कि यदि संस्कृति हमारी बची रहेगी तो आने वाले कई वर्षों तक हम उसको आगे ले जाएंगे और पूरी पूरी कामयाबी के साथ। सही पूछिए तो हम बचे रहेंगे। हाँ, सही कहा आपने। नीतू कुमारी जी, आपने बहुत सारे दायित्वों को भी संभाला है। आप गायन के साथ साथ आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं, आप सेंसर बोर्ड की भी मेंबर हैं और आपने मतलब संगीत नाटक एकेडमी से भी आप जुड़ी रही हैं। आप पैनल आर्टिस्ट हैं ICCR की भी, आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली है CCRT की तरफ से। आप फाउंडर तो बता ही दिया आपने कि सुर संगम कला संस्थान के आप फाउंडर हैं। इसके अलावा भी और क्या क्या करती हैं आप? और बस गायन करती हूँ और बच्चों को जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमें हमारे गुरुओं ने दिया उसको दूँ, और बाकी उनके लिए, उनके हक के लिए या उनकी जो परेशानियाँ हैं उसके लिए कार्य करती हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेरी हॉबी है। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मैं किताब भी एक लिखी हूँ, ये जो बहुत सारे किताबों का मैंने संपादन भी किया है। और जो कालिदास के साहित्य में संगीत का स्वरूप, एक किताब हमारा है जो कि अमेज़न पे भी है और आप सब भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसमें भी देखा कि कालिदास जी पे बहुत सारे नाटक होते हैं और उसमें बहुत सारी बातें तो होती है, लेकिन संगीत का स्वरूप मुझे उसमें दिखाना था, क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ से हम उस स्वरूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक एजुकेशन के तौर पे जो बच्चे पढ़ेंगे या कोई भी एक बार ज़रूर आप भी पढ़िए, और हमारे जितने दर्शक या जो श्रोतागण हैं सुन रहे हैं वो भी पढ़ें, तो फिर हमें कमेंट भी करें और हमारी जो कमी हो वो दर्शाएं भी, उस पर लिखें भी, ताकि मैं आगे कुछ लिखूं या उसमें काम करूं तो मुझे सहायता मिले। आपने बहुत सारी जो हमारी संगीत यात्रा जब होती है तो उसमें बहुत सारे पड़ाव नीतू जी ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ हमें ऐसा मिला जो हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। तो कुछ ऐसे सम्मानों का भी आप जिक्र करें, कुछ पुरस्कारों का भी जिक्र करें जो आपकी इस संगीत यात्रा में बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं इसमें जो ईश्वर ने दिया और गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा बहुत सौभाग्य है। जब मैं विदेशिया गायन के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति जी कैलाश प्रयाग जी और आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर वहाँ पे बैठे थे, दोबारा उन्होंने मुझसे विदेशिया गायन सुना। एक बार मेरा प्रोग्राम हो चुका था पूरा, मैं गा चुकी थी, फिर उन्होंने खुद डिमांड किया कि एक बार और विदेशिया मैं सुनना चाहता हूँ। और उसी दौरान जब मैं दोबारा मैंने शुरुआत की और मैंने गा रही थी, उसी दौरान उन लोगों ने पूरी वो प्लानिंग शायद किए होंगे या जो भी है, तो वहाँ के इतने बड़े अवार्ड से उन्होंने नवाजा और कहा कि आप सिर्फ भारत क्वीन नहीं है फोक की, आप हमारे यहाँ की भी क्वीन हैं। और मैं उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बुज़ुर्ग मतलब उस समय भी वो थे, और हम लोग डिनर भी किए। और जब वो मतलब मिले मुझे 3 से 4 बार, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं कि क्या अनुभूति हमारे हृदय में हुई आपके मुख से विदेशिया गायन सुन के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर दूसरा ये था कि मैं महेंद्र मिश्र ग्लोबल अवार्ड मुझे दुबई में मिला। तो अपनी लोक संस्कृति के लिए, अपने माटी के सुगंध के लिए मुझे इतना बड़ा जो ईश्वर ने दिया और सानिध्य मिला, ये मैं बहुत बड़ा मानती हूँ। दूसरा ये मुझे महेंद्र मिश्र जी का जिस दिन प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे कार्यक्रम था, तो उसी दिन मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था और मुझे उसमें वहाँ पे गाने के लिए महेंद्र मिश्र ग्लोबल अवार्ड मिला। तीसरा ये था कि मस्कट में गई, तो वहाँ भी भोजपुरी गायन के लिए भोजपुरी विंग एक वहाँ पे है, और जो मॉरिशस के राजदूत हैं उनके यहाँ तो मुझे सम्मान मिला सिर्फ लोक गायन के लिए। सोचिए कि एक अपनी मिट्टी की चीज़ों को विदेशों में बैठे हुए लोग इतना मान दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। तो और मुझे लोकगीत भी मिला नेशनल अवार्ड, और आपने जैसा कि कहा कि CCRT से मुझे सीनियर फेलोशिप अवार्डी भी मैं हूँ। फिर उसके बाद राज्य में एक कला पुरस्कार होता है, बिहार कला पुरस्कार, तो वो भी मिला। तो एक मैंने देखा कि देखिए अवार्ड
तो बहुत बड़ी माने है ही, क्योंकि कलाकारों का एक मुहर लग जाता है। नहीं तो अवार्ड से ऊपर संगीत है, और संगीत तो हम ईश्वर के लिए ईश्वर के चरणों में रखते हैं, और वहीं से हमारी जो संस्कृति और समृद्धि है वो पूरे देश और विदेश में फैलती है, क्योंकि हम उसके लिए जाने जाते हैं। हम अपनी अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखें, क्योंकि किसे अच्छा ही अच्छा नहीं लगता। और सम्मान की जब बात होती है तो सम्मान जब मिलते हैं तो हमें और भी बेहतर करने की ऊर्जा मिलती है, जी, सकारात्मक जी, ऊर्जा हमारे बिल्कुल। भीतर आती है और शक्ति हम आती है, हाँ और एक बल मिल जाता है कि हम और अच्छा करें, कर और हमारा कर्तव्य बोध भी बढ़ जाता है। क्या होता है कि ऐसे कि भाई किसी ने इसको नवाजा, हाँ किसी ने इसको सम्मान दिया, तो मुझे और कार्य करना है, इसमें और अच्छे अच्छे कार्य करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, पूरे पूरे कला संस्कृति के लिए करना है। बिल्कुल, आपने कहा कि अब पूरी कला संस्कृति के लिए हाँ, करना है, तो आप अपने कुछ शिष्य भी तैयार कर रही हैं जो आपकी इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। हाँ, मैंने किया। मैंने बिहार की होली की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई शिक्षा विभाग के लिए, और वो उसमें पढ़ाई भी जाती है और दिखाई भी जाती है, और भी बहुत सारे कामों को मैं कर रही हूँ अभी, जो कि सबके सामने आएंगे। और किताबों के ज़रिए तो मैंने आपको कहा है कि वो लिखने का काम और लोगों के सामने लाने का कार्य, ताकि लोग समझ सकें, बच्चे समझ सकें कि हमारा ओरिजिनल चीज़ क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम इसमें कितने सारे रसों से सराबोर भी हो सकते हैं और बहुत आनंदित हो सकते हैं। हमें कहीं लज्जित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन ऐसा है कि आप जानते हैं कि दुख भी है, सुख भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो दूसरे के साथ अच्छा करेंगे। जब समाज में अच्छाई फैलाएंगे तो ऑलरेडी हम आनंदित होंगे। तो आप अपने जैसे बाकी संगीत प्रेमियों से क्या कहना चाहती हैं, ख़ासतौर से जो लोक गायन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहती हैं? कि अच्छे अच्छे लिरिक्स आएँ, जो राइटर हैं वो अच्छे गाने लिखें, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। नए स्वरूप में भी हमें लोक संगीत को परोसना चाहिए, क्योंकि हम बढ़ते रहेंगे, कुछ नया करेंगे तो लोगों की जिज्ञासाएं बनी रहेगी। तो लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उसकी भी मार्मिकता को, उसकी सुगंध को, और उसकी जो कहते हैं कि सोंधीपन को बनाए रखना चाहिए। आप नया इजाद करिए, नए नए धुन भी बनाएं, आप लिखें भी, आप कंपोजिशन भी करें, आप बहुत आगे उसको ओटीटी पे डालें, या प्लेटफॉर्म पे ऐसे जो स्टेज शो होते हैं उसमें भी करें, या यूट्यूब पे डालें, या फिल्मों में डालें, लेकिन उससे और बेहतर होना चाहिए, ना कि गिरावट होनी चाहिए। गिरावट का मतलब दो तरह से, हाँ क्योंकि हम उसी चीज़ को अच्छे से परोसें, और उसी चीज़ को गैर मतलब कुछ भी पाने के लिए कि रातों रात स्टार हो जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे, फिर उसका करोगे क्या? जब अपने समाज को धूमिल करोगे, खुद तुम्हारे बेटे, खुद तुम्हारी बेटियां जब देखेंगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मतलब उसी जो तरह से करें अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि बिल्कुल। हम उस पे गर्व कर सकें और पूरा देश भी उस पर नाज़ कर जी, सके। और अगर इससे पहले कि नीतू कुमारी जी हम बातचीत को समाप्त करें, और समाप्त करने से पहले ज़ाहिर है कि आपकी एक रचना तो होनी चाहिए आपकी मीठी आवाज़ में। तो क्या हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहती हैं आप चलते-चलते? आप फोक में, हिंदी में क्या सुनेंगे? आप फ़ोक की आप हस्ताक्षर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तो आप मैं विदेशी में सुना हाँ, देती बिल्कुल विदेशियाँ सुना दीजिए। हूँ। अरे खेलता रानी हम सुपुली मौनिया से, करी लैले तबही बियाह रे विदेसिया से, करी लैले तबही बियाह रे विदेसिया, गवना कराई पिया घरे बैठवले से, अपने बसले परदेस रे विदेसिया से, अपने बसले परदेस रे विदेसिया।
क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विदेशिया तो आपका बहुत ही प्रचलित है ही, और जाहिर है एक कि ऐसी लड़की की, एक ऐसी छोटी उम्र की लड़की की ये फाका। तो विदेशिया में तो मज़ा आ गया हमें। और आप ऐसे मौके पर आई हैं जब हर तरफ फागुनी बयार बह रही है, होली का पर्व है, होली का उल्लास है। तो ऐसे में आप हमें क्या सुनाना चाहती हैं मौसम के अनुरूप? बात फगुआ की आती है तो उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। पापट है, होली है, जोगीरा है। तो मैं छोटे छोटे से अंश रख देती हूँ एक एक लाइन का। बिल्कुल, स्वागत है। अरे आई खेलन में होरी सवरिया, रंग डारे बरजोरी। आई खेलन में होरी सवरिया, रंग डारे बरजोरी। घुरी घुरी रंग मारे पिचकारी, हमके अनाड़ी भिगो दियो साड़ी। भेजे चुनरिया कोरी सवरिया, रंग डारे बरजोरी। आई खेलन में होरी सवरिया, रंग डारे बरजोरी। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग खेले। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग खेले। गया में खेले गया हो गजाधर, काशी विश्वेश्वर नाथ हो। काशी विश्वेश्वर नाथ भोपाल में होरी खेले। बाबा भोले सोनपुर में रंग खेले। क्या बात है, बहुत सुंदर। नीतू जी, आपकी आवाज़ सुनकर आनंद आ गया, और हमारे जो सुनने वाले आपकी आवाज़ सुनेंगे तो जाहिर है कि वो भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। हृदय से आभार आपका। और तो चलते चलते क्या कहना चाहती हैं? चलते चलते यही कहूँगी कि कहाँ आंसुओं की ये बरसात होगी। नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराती रहूँगी। तुम्हारी मोहब्बत, स्नेह, आशीर्वाद अगर मेरे साथ होगी। क्या बात है, आपने इतना वक्त दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। नीतू कुमारी नूतन का प्रणाम स्वीकार करें आप सब।